Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Drishti Yadav and I am a third year medical student in Samara State Medical University in Russia. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है अगर आप MBBS रशिया से करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 17 ईयर्स के एज के होने चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर के। मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स से चालू होता है। सेकेंड चीज़ है आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50 परसेंटाइल होना चाहिए। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि रीज़न क्या क्राइटेरिया है कि आप नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। मैं पहले ही बता रही हूँ वीडियो में कि अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप एज अ डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। भले आप जाकर MBBS की पढ़ाई पूरी कर भी लेंगे तो भी आप वापस आकर डॉक्टर इंडिया में नहीं बन सकते हैं। तो नीट क्वालिफाई करना और होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा मत सोचिएगा कि पता नहीं चलता है। NMC जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है तो वो सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करती है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वालिफाइंग नीट। ये हो गई बेसिक क्राइटेरिया की बात। अब हम बात करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमें सोचनी चाहिए या क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए रशिया में। ऐसे तो रशिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो काफ़ी पुराने टाइम से चली आ रही है अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ रहे हैं। तो मैं जो मेरे हिसाब से जो लगता है मुझे क्राइटेरियाज है जो मैंने सोचा था उस टाइम पे जब मैं देख रही थी कॉलेजेस, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चालू करते हैं। पहला है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका बजट। रशिया में दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट और सेंट्रल। इतना डिफरेंस दोनों में है नहीं, दोनों ही गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। बजट अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, चाहे वो गवर्नमेंट भी होती है तो भी उनका यूनिवर्सिटी बजट अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडर 20 लाख भी यूनिवर्सिटी मिलेगी। फ़ीस की बात करें ओनली फ़ीस की, और आपको 30 लैक्स 40 लैक्स 50 लैक्स तक की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। जैसे कि अगर आप मॉस्को में कोई यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आपको वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो एक छोटी सिटी में आप यूनिवर्सिटी को देखेंगे। तो आप पहले डिसाइड करिए कि आपकी फैमिली या आप कितना बजट रख सकते हैं या आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर आप 50 लाख देकर एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आपकी फैमिली उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है, आप लोन लेके पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें क्या ही मतलब रहेगा। बिकॉज क्या है ना, ऐसा तो है नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी एक बेसिक जो सबका एजुकेशन पैटर्न है वही फॉलो करते हैं। हाँ, फैकल्टी डिफरेंट हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के बजट कम है उनमें अच्छे टीचर्स नहीं हैं, उसमें भी बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। तो वही है कि बजट को आप आपके हिसाब से सेट करिए कि आपको क्या बजट चाहिए। अब बजट के साथ साथ बहुत अलग और भी फैक्टर्स आते हैं। अब बजट तो हमने देख लिया, अब आता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है कि वो जो यूनिवर्सिटी में जो आपका कोर्स है वो 6 साल के लिए इंग्लिश में होना चाहिए। ये बिल्कुल आप पता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ है ना बाइलिंगुअल भी होती है, और जो कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस बिकॉज NMC इसको मान्यता नहीं देती है। तो आपको बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ को नहीं ढूंढना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ को जाना है जहाँ पर 6 साल का कोर्स सिर्फ इंग्लिश में होता है। ठीक है, ये हो गई इंग्लिश की बात। सो ये हो गया एक जो बड़े फैक्टर्स हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। हमेशा NMC के गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। Those universities that are approved by NMC as well as WHO, please take admissions in only those universities। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कि मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि यूनिवर्सिटी और बजट और ये सब देख के लीजिए। देखिए, एक बेसिक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एडमिशन लिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिटी में जो कि काफ़ी छोटी है।
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किसी और सिटी में। अब मैं उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का पेशेंट फ्लो जो हमारा मेन चीज़ होती है, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जो हमें काम आती है, जो हमें हॉस्पिटल विजिट्स करनी होती है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी एक बड़ी सिटी में पढ़ने जाती तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिटी इज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। पहली बात मैं आपको बताती हूँ, यही एक रीज़न है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी छोटी होगी तो फिर पेशेंट फ्लो आएगा कहाँ से? यूनिवर्सिटी नहीं, आपकी सिटी छोटी होगी तो पेशेंट फ्लो आएगा कहाँ से? पेशेंट फ्लो आएगा नहीं तो मतलब बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर जो आपका क्लिनिकल नॉलेज है वो वैसे ज़ीरो हो जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेरी यूनिवर्सिटी की, मैं समारा में हूँ एंड मेरी यूनिवर्सिटी के खुद का क्लिनिक है, हमारे हॉस्टल के जस्ट पीछे। मैंने सर्जरी का ब्लॉग डाला, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे लाइव पेशेंट्स, डेली पेशेंट फ्लो, इतने पेशेंट ही पेशेंट, और मेरी सिटी भी काफ़ी बड़ी है, पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी बड़ी है। तो ये एक फ़ायदा होता है एक बड़ी सिटी में जिसकी पॉपुलेशन अच्छी हो वहाँ पे एडमिशन लेने का। हाँ, इसके साथ एक ड्रॉबैक भी आ सकता है कि जितनी बड़ी सिटी होती है उतना ही खर्चा आता है, मंथली एक्सपेंसेस थोड़े से आपको ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक छोटी सिटी में एडमिशन लेते तो वहाँ पर कम लगता, ठीक है। ये जो आपका मंथली एक्सपेंस है ना, वो डिपेंड करता है ये फैक्टर्स में कि कम जो सिटीज़ जो छोटी है उनमें कम आपका मंथली एक्सपेंस आएगा एज़ कम्पेयर टू जो सिटीज़ आपकी बड़ी है। तो ये एक ड्रॉबैक है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उस यूनिवर्सिटी का उस सिटी का पॉपुलेशन भी चेक करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर आपके क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए कि एक यूनिवर्सिटी में प्रॉपर पेशेंट फ्लो होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर उसके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप ये भी देखिए कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला है कि अगर उस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा है नहीं, इसका मतलब ये है कि या तो यूनिवर्सिटी अभी नई नई बनी है तो अभी सब कुछ एक इनिशियल लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है कि नई यूनिवर्सिटीज़ ख़राब है, लेकिन ऐसा होगा कि अभी उसको सेटअप होने में एटलीस्ट 3 से 4 साल और लगेंगे। तो टीचर्स इतने वेल इक्विप्ड होंगे नहीं, इंट्रोड्यूस्ड होंगे नहीं इंडियन स्टूडेंट्स को लेके। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी, ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लोग अभी एडमिशन लेना चाहते हैं रशिया के अंदर वो आई थिंक अवेयर होंगे इस चीज़ को लेके। इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चीज़ें अभी पिछले साल भी आई थी कि वहाँ पे इतने बच्चे हैं कि उन बच्चों को निकालने के लिए अनबायस्ड रीजंस, बिना किसी वैलिड रीज़न के उनका रस्टिकेशन होता है। तो इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हो, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब हम एक और पॉइंट ये ले सकते हैं कि जहाँ पर इंडियन मेस हो। देखिए इंडियन मेस होना ऐसा है कि इट कम्स एज एन एडिशनल गुड फैक्टर फॉर अस कि अगर इंडियन मेस है तो खाने का इतना इशू नहीं आता है पहले फर्स्ट ईयर में, बिकॉज सब बच्चे जब जाते हैं फर्स्ट ईयर में दे आर स्टिल नॉट यूज टू द एनवायरनमेंट। कुछ बच्चों को खाना बनाना आता नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए डिफ़िकल्ट होता है पहले साल में एडजस्ट करना। तो अगर एक जो बेसिक नीड है हमारी खाना की, क्लास से आने के बाद खाना मिल जाए 2 टाइम का, वो तो पूरा हो जाता है इंडियन मेस को लेके। अब मैं फिर से ये बोलूँगी कि इंडियन मेस है इसका मतलब ये नहीं है कि माँ के हाथ का खाना मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं है। पहले फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको खाना अच्छा लगता है, उसके बाद इट हिट्स, रियलिटी हिट होती है, क्योंकि आप जब सेम खाना हर हफ्ते इतने महीनों तक खाते हैं ना, तो वो खाना अच्छा नहीं लगता है। और यही रियलिटी है कि मेस का खाना ही होता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे या तो खुद कुकिंग सीख जाते हैं या तो नेक्स्ट ईयर से खुद से खाना बनाते हैं। मैं खुद भी हर साल घर जाती हूँ जब, तो मैं एक 23 kgs का बैग जो होता है मेरा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मसाले भर के लेके आती हूँ
ताकि मैं यहाँ पे कुक कर सकूँ, बिकॉज आई कैन नॉट ईट मेस का खाना एनी मोर। मुझे आपका भले मैं एक टाइम का बना के खाऊँ पर अच्छे से खाना खाती हूँ मैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि मेस का खाना ख़राब है। ऐसा है कि हर एक चीज़ का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है, नुकसान है तो फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ें हैं। जिससे नहीं खाया जाता किसी और के हाथ का खाना, वो नहीं ही खा पाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। और मेस का खाना चाहे इंडिया में हो चाहे रशिया में हो, मेस का खाना ही होता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रखिए मत मेस के खाने से। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे आपको, जो आपको देखने चाहिए, आप याद रखने चाहिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए। मैं वापस रिकॉल कर देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। NMC या WHO क्वालिफाइड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी। 6 साल का कोर्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी आपके बजट में होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करने में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूँगी। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही बने रहिए और नए वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।